एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th एनसीईआरटी का पहला चैप्टर करने वाले हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम टेक्निक्स। ठीक है, ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें जीओसी इंक्लूडेड है, आइसोमेरिज्म इंक्लूडेड है, स्टीरियोकेमिस्ट्री इंक्लूडेड है। सब कुछ मिला के चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे हम ऑलमोस्ट 30-40 क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जाम में यही 30-40 क्वेश्चन आएंगे। और अगर ये नहीं आएंगे तो इसी टाइप आएंगे, इससे नया क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को एक बार से सॉल्व कर लेना है। आपका 11 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टेक्निक्स खत्म। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है इन दोनों में क्या रिलेशन है। ये तो सिंपली आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है। आइसोमेरिज्म में इन्होंने क्या पूछा, ये किस क्या इसमें चेन आइसोमेरिज्म है। देखो इसमें क्या चेंज हुआ, देखो याद ध्यान ध्यान देखो। ये वाला ग्रुप, ये वाला ऑक्सीजन मेथालिक साथ जुड़ा है, बट यहाँ पे देखो ये वाला ऑक्सीजन बेंजीन साथ जुड़ा है। डिफरेंस साफ समझ में आ रहा है? जैसे CH3O, C2H5O, C2H5O, CH3। ऐसा आइसोमेरिज्म कहाँ से हो जा करता है ईथर में? ऐसा आइसोमेरिज्म हम कहाँ देखते हैं, जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। सेम वही तो हुआ। एक बार ऑक्सीजन इस वाले ग्रुप के साथ लगा, एक बार ऑक्सीजन इस ग्रुप वाले ग्रुप के साथ लगाया, तो यहाँ पर ना तो चेन होगा, ना तो पोजीशन होगा, ना तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, यहाँ पे होगा मेटा आइसोमेरिज्म। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। अब कायरल सेंटर क्या होते हैं? सिंपली अगर कोई एक कार्बन है, उसके चारों चारों जो ग्रुप हो डिफरेंट हो, तो उसे हम कायरल का सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ऐसा कार्बन ढूंढना जिसका चारों चारों ये पार्ट हो ना डिफरेंट डिफरेंट, तभी कायरल होगा। ठीक है, तो ये वाला कार्बन देखो, एक C2H5 है, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोराइड है, एक CO ग्रुप, चारों डिफरेंट है, मतलब एक कायरल है। अब ये देखो, यहाँ पे O है, यहाँ पे ये CH2 है, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे मिथाइल, मतलब ये भी कार्बन डिफरेंट है, तो ये भी कार्बन हो गया। यहाँ पे देखो CH2 है, CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ पे O है, यहाँ पे O नहीं, मतलब ये भी डिफरेंट है, तो तीन कार्बन सेंटर हो गए। अब ये वाला देखो, यहाँ पे ये वाला कार्बन यहाँ जाता है क्या, टर्सरी कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे जाता है CH2 है, यहाँ पे जाता है CH2 है, यहाँ पे जाता है CH2 है, बट यहाँ पे जाता है मिथाइल, मतलब ये भी डिफरेंट है। इसके भी चारों कार्बन डिफरेंट है। ठीक है, तो अब तक कितने मिले, एक दो तीन चार, माता जी की जय जयकार। ठीक है, और दूसरा हम ढूंढते हैं ये वाला कार्बन। देखो यहाँ पे जाओ ऑक्सीजन मिलता है, यहाँ पे जाओ ऑक्सीजन नहीं मिलता, मतलब एक कार्बन ये भी है। और इस वाला का इधर देखो, इधर जाते हो तो टर्सरी कार्बन मिलता है, मतलब ये इस और एक हाइड्रोजन तो है ही, तो मतलब ये वाला कार्बन भी डिफरेंट है। तो अब तक ये हो गया। अभी ये वाला कार्बन देखो, इसके बगल वाला कार्बन ये है। यहाँ पे क्या है, एक कार्बन यहाँ पे देखो टर्सरी कार्बन है, यहाँ पे क्या CH2 है, यहाँ पे CH2 और साइक्लोहेक्सेन, मतलब एक कार्बन भी डिफरेंट है। अभी बोलेंगे सर आप बहुत रायता फैला चुके हैं, मजा नहीं आ रहा। तो ओवरऑल अगर मैं जनरल काउंट करके बताऊं, एक दो तीन चार पाँच छः है, मुझे छह कायरल सेंटर दिख रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम आपको क्लियर करके दिखाएं, तभी आपको समझ में आएगा छह कायरल सेंटर कौन कौन से हैं। अगर आपको डाउट होगा तो आप जब वीडियो पॉज करके फिर से काउंट करना। ठीक है, अभी हम काउंट करते हैं। एक यहाँ है, 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 एक यहाँ। तो छह कायरल सेंटर है। अगर किसी के पास छह कायरल सेंटर है, उसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ कोई सिमेट्री नहीं है, तो उसमें नंबर ऑफ आइसोमर कितना होंगे, 2 के पावर n होता है। और छह कायरल सेंटर है तो क्या, 2 के पावर 6 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, दो दूना चार, दूना आठ, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 आइसोमर होंगे इसके। ठीक है, समझ में आया? नंबर ऑफ कायरल सेंटर काउंट करना आता है कैसे? वो सिंपल से वैसे वो कार्बन ढूंढो जिसके आसपास चारों ग्रुप डिफरेंट हो, वही कायरल सेंटर कहलाता है। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आजकल ट्रेंड में है और बहुत ज्यादा पूछते हैं। तो इसमें क्या पूछा है,
विच इज द हाईएस्ट एनर्जी कॉन्फॉर्मेशन। हाईएस्ट एनर्जी मतलब अगर एनर्जी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, स्टेबिलिटी के। तो जिसका एनर्जी हाईएस्ट होगा उसका स्टेबिलिटी लोएस्ट होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें बताइए अब किसका एनर्जी हाईएस्ट होगा। तो एनर्जी तो हम नहीं पता कर सकते, हम स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। जिसका स्टेबिलिटी लोएस्ट होगा उसकी एनर्जी हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो ये देखिए इसमें मेथाइल मेथाइल का रिपल्सन हो रहा है। गाउच है इफेक्ट, गाउच पास पास में मतलब मेथाइल मेथाइल रिपल्सन हो रहा है, मतलब रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, इसमें भी मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन होगा। डिस्टेंस थोड़ा जाता है, मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन होगा, बिल्कुल होगा। बट इस केस में देखो मिथाइल मिथाइल क्या है, एंटी है, मतलब 180 डिग्री है, यहाँ पर रिपल्सन नहीं होगा। मिथाइल मिथाइल का रिपल्सन नहीं होगा। और इन दोनों को देखो, मिथाइल मिथाइल एकदम पास पास है, इनके बीच गैप 0 डिग्री है। सबसे ज्यादा रिपल्सन यहाँ होगा। तो सबसे ज्यादा रिपल्सन यहाँ होगा, सबसे ज्यादा रिपल्सन यहाँ पे होगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन होगा, यही होगा। और जो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा। जो देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जो अनस्टेबल है उसका एनर्जी हाईएस्ट होगा, एनर्जी जो होगा उसका हाईएस्ट होगा। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसका होगा, फर्स्ट का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लैंग्वेज। एक साइंटिफिक टर्म में कैसे बोलेंगे इसको, इसको साइंटिफिकली हम लोग समझते हैं। देखो ये तो जनरल टर्म हुआ कि देखो अनस्टेबल है स्टेबल। देखो अभी एक सही सही टर्म में बात करेंगे। सही टर्म क्या है, आप लोगों ने बहुत कॉमन टर्म सुना होगा, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, गाउच। ये बात याद रखना, एनर्जी की जो हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होता है क्या, स्टेबिलिटी की। ठीक है, ठीक है। ये जो मिथाइल मिथाइल अगर इनके बीच एंगल 0 हो, बहुत करीब हो, मतलब बहुत ही पास पास हो, तो इसे बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, इक्लिप्स फॉर्म। और ये दो मिथाइल मिथाइल ऑलमोस्ट 60 डिग्री के पास हूँ, तो इन्हें बोलते हैं क्या, इन्हें बोलते हैं गॉज फॉर्म, गॉज फॉर्म। और ये क्या नाम, देखो इसमें मिथाइल मिथाइल के बीच डिस्टेंस है, बट थोड़ा गॉस से ज्यादा है। तो इसे हम बोलते हैं पार्शियल इक्लिप्स। क्या बोलते हैं, पार्शियल इक्लिप्स, इक्लिप्स क्या है। ठीक है, और ये जो दोनों काफी दूर दूर हैं इसे स्टैगर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड फॉर्म या फिर एंटी फॉर्म। ठीक है, तो अगर बात करें स्टेबिलिटी वाइज, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होता है इस केस में, यहाँ पे जहाँ पे मिथाइल मिथाइल है, याद रखना नॉर्मल ब्यूटल की बात हो रही है यहाँ पे। कुछ जगह एक्सेप्शन है, वो बाद में जब कभी क्वेश्चन आएगा तो बताऊँ। ठीक है, अगर ये मिथाइल मिथाइल एंटी है तो सबसे पहले ज्यादा स्टेबल क्या होगा, स्टैगर्ड फॉर्म स्टेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रिपल्सन है, स्टैगर्ड। ठीक है, इसके बाद कहाँ कम रिपल्सन हो रहा है, इसके बाद ये देखो गॉच में कम हो रहा है। इसके बाद कहाँ हो रहा, पार्शियल इक्लिप्स में हो रहा है। इसके बाद कहाँ हो रहा है, इक्लिप्स में हो रहा है। ठीक है, अगर ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होगा, इक्लिप्स का। तो इन्होंने क्या पूछा, हाईएस्ट एनर्जी, तो इक्लिप्स का सबसे ज्यादा एनर्जी इसका हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और होना भी नहीं चाहिए कोई दिक्कत। अभी थोड़ा कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी निपटा देते हैं, क्योंकि अगर कभी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में आएगा तो आप लोग बोलेंगे सर आपने तो इजी वाला बता दिया, एक्सेप्शन नहीं बताया। ठीक है, अभी एक्सेप्शन देख लेते हैं। केमिस्ट्री में एक चीज याद रखिए, एक्सेप्शन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि एट देन क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे जो मिथाइल है, ऐसे देखो, सी एच टू ओ एच, ओ एच, एथिलीन ग्लाइकॉल है, सी एच टू, एफ, सी एच टू, आई, आई। ठीक है, इन दोनों केस में देखना, दोनों
इस केस में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। तो इन केस में अगर जिस जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जहां जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो वहां पे गॉस फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, गॉच होगा, ठीक है। फिर इसके बाद स्टैगर्ड होगा, इसके बाद पार्शियल इक्लिप्स होगा, इसके बाद इक्लिप्स होगा। ये जहां कहाँ कहाँ होगा, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ये तब वैलिड है जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, ठीक है। तो इन दोनों केस में ये वैलिड होता है। बट इन आयोडीन केस में, आयोडीन तो साइज बहुत बड़ा है, ऐसे केस में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर एंटी फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, स्टैगर्ड को एंटी भी बोलते हैं इस केस में, ठीक है। एंटी, गॉस, पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बोला है अरेंज द गिवन कार्बोकैटायन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो बताओ ये कार्बोकैटायन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अभी आप बोलेंगे सब में प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो ठीक है भाई। देखो सब में प्राइमरी कार्बोकैटायन है, बट देखो इसमें फ्लोरीन ग्रुप है, इसमें फ्लोरीन ग्रुप है, इसमें नहीं है। फ्लोरीन क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है। माइनस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, एक तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, और फ्लोरीन उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पुल कर रहा है। भाई तो इलेक्ट्रॉन और कमी हो जाएगा, तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन रहेगा। अभी पहले देखो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इसमें फ्लोरीन नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन पुल नहीं कर रहा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। थर्ड सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अब सेकेंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है, सेकेंड और फर्स्ट में डिफरेंस है, यहाँ पे फ्लोरीन कितने कार्बन दूर है, एक दो तीन कार्बन दूर है, इसमें क्या है, एक दो कार्बन दूर है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस के साथ कम होते जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्टेंस के साथ कम हो जाता है, ठीक है। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, एक टाइप का क्या है, सिग्मा का, सिग्मा बांड का डोनेशन है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है, ठीक है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डोनेशन है तो इस बात को याद रखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के बाद काम नहीं करता है। तो बताओ, इन ये सेकंड कार्बन पर फ्लोरीन है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अच्छे से खींचेगा, जबकि ये इलेक्ट्रॉन को कम अच्छे से खींचेगा। तो ये इस पॉजिटिव चार्ज को और पॉजिटिव चार्ज कम बनाएगा। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन कमी है। अगर इलेक्ट्रॉन कमी ऊपर से और इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो और अनस्टेबल हो जाएगा। तो जबकि यहाँ पे थोड़ा दूर है तो कम अच्छे से खींच पाएगा, तो ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो सब थर्ड के बाद सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आते हैं यहाँ पे, आओ इस केस में भी वही है, वही बताना है, ऑर्डर बताना है। यहाँ देखो प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ भी प्राइमरी कार्बोकैटायन, यहाँ भी प्राइमरी कार्बोकैटायन। देखो यहाँ पे जब भी कार्बोकैटायन का देखो, तो अगर वहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हो तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कैलकुलेट करो। अभी बोलेंगे सर हाइपर कंजुगेशन क्या है, या फिर हाइड्रोजन क्या है। पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होता है, पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले पास वाले कार्बन कार्बन के पास जितना हाइड्रोजन होता है, जितना हाइड्रोजन होता है वही हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर क्या कॉन्जुगेशन होता है, देखो पॉजिटिव चार्ज के बगल वाला कार्बन कौन है, ये उसके पास कितना हाइपर, कितना हाइड्रोजन है, एक। इस वाले पॉजिटिव चार्ज के पास कितना हाइड्रोजन है, एक। इस वाले पॉजिटिव चार्ज के पास हाइड्रोजन एक है। फिर बात क्या हो गया, ठीक है, तो सब में तो सेम है, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है। अब आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखो मेथाइल ग्रुप क्या करता है, ये प्लस आई इफेक्ट लगाता है, और फ्लोरीन जो है माइनस आई इफेक्ट लगाता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अभी बोलेंगे सर आपको कैसे पता है मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट देता है। देखो जितने नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होते हैं वो मोस्टली माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं, ठीक है। यहाँ मिथाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो प्लस आई यहाँ दे रहा है, यहाँ से भी प्लस आई दे रहा है, यहाँ से भी प्लस आई दे रहा है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, जो सबसे करीब होगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो सबसे ज्यादा अगर अच्छा इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब इसको स्टेबल कर रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। ये हो गया आपका ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कार्बिन आयन का स्टेबिलिटी बात करना है। कार्बिन आयन मतलब क्या, कोई नेगेटिव चार्ज हो, मतलब कोई नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिच है उसको स्टेबल करना क्या करोगे, कोई कंपाउंड में एक बात याद रखें, कभी भी कोई चार्ज कंपाउंड हो
वो स्टेबल करना है तो उसका चार्ज को कम करो। तो अगर कोई चार्ज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को कम कैसे कर सकते हैं? नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो अगर ऐसा कोई ग्रुप हो जो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, उसके नेगेटिव चार्ज को थोड़ा कम कर दे, वो स्टेबल कर जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में, एक तरफ NO2 लगा है, एक तरफ फ्लोरीन लगा है, तो NO2 जो होता है बेटर विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाता है देन फ्लोरीन, तो मतलब पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, पहला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा दूसरे से। अब इस केस में अच्छा, इसमें चार ऑप्शन, सॉरी सॉरी, चार ऑप्शन है। थर्ड और फोर्थ में क्या है, यहाँ पे कोई भी ड्राइंग ग्रुप नहीं है। देखो CH3 माइनस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं है, CH3 माइनस है, यहाँ पे क्या है, प्रोपाइल प्रोपाइलियम कार्बिन आयन है, और यहाँ पे मिथाइल कार्बिन आयन है, यहाँ पे फ्लोरो सब्स्टिट्यूएंट या नाइट्रो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट होगा, देन सेकंड होगा। अभी थर्ड फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे, देखो फोर्थ में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज के पास कोई देने के लिए ना है ना लेने के लिए है, ठीक है। लेकिन जबकि थर्ड में देखोगे, एक तो नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से ये क्या एथाइल ग्रुप है, ये एथाइल ग्रुप क्या करेगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा नेगेटिव चार्ज को। भाई नेगेटिव चार्ज पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, और उसे और इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, मतलब उसकी स्टेबिलिटी एकदम बकवास कर दे रहे हो, खराब कर दे रहे हो। सबसे कम स्टेबल होगा थर्ड, और उसके बाद क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। आपको बताना है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। देखो ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब क्या, जो नाइट्रोजन लोन पेयर इजीली दे दे वही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा। देखो यहाँ पे जो ये लोन पेयर है, ये तो इनडायरेक्टली क्या जा रहा है, CO में जा रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि ये लोन पेयर फ्री नहीं है इलेक्ट्रॉन देने के लिए। बात समझ में आ रही है, ये लोन पेयर फ्री नहीं इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि ये कार्बोनिल के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। सेम ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, ये भी इस कार्बोनिल के पाई स्टार में दे रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। इवन एनलीन में देखो, एनलीन में जो नाइट्रोजन है, ये भी तो इसमें क्या कर रहा है, कॉन्जुगेशन में, मतलब क्या ना, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्री नहीं है। ये दो, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। और अच्छा बेस में अच्छा बेस से मानते हैं जो जहां इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, फ्री होता है। ठीक है, अब इसके केस में आते हैं NaCH3CH3, यहाँ पे लोन पेयर फ्री है, मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब इसी केस में आते हैं NaCNH2NH2। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो जा रहा है। दो दो नाइट्रोजन ग्रुप, दो दो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर क्या हो रहा है, इस वाले नाइट्रोजन को दे रहे हैं, मतलब इस वाले नाइट्रोजन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है। तो मतलब अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है तो बहुत अच्छा बेस होगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ भी तो यही हो रहा है भाई साहब, यहाँ भी दो नाइट्रोजन इस वाले ऑक्सीजन को दे रहे हैं, बट याद रखो वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन नाइट्रोजन। वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करता है, और इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरह से बाइंड करेगा तो डोनेट कहाँ से करेगा, बट इन केस ऑफ नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा। तो सबसे अच्छा बेस होगा ये, इसको हम बोलते हैं गोनाडीन। ठीक है, हमेशा से ये सबसे अच्छा बेस होता है, एक पर्टिकुलर एक अमीनो एसिड का ये पार्ट है। ठीक है, बेसिक अमीनो एसिड का। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अरेंज द कंपाउंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिसिटी। बेसिसिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ना है। बेसिसिटी मतलब क्या, बेसिसिटी मतलब क्या, बेसिसिटी सिंपल का मतलब, बेसिसिटी मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। आइए बोलेंगे क्यों, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रॉन रिच है, मतलब वो मोर बेसिक है, वो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर देता है वही तो बेस होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा तो उसको अभी छोड़ते हैं। ये इस एमीन ग्रुप का
लोन पेयर जो होता है NO2 ग्रुप विड्रॉ कर लेगा, मतलब ये क्या करेगा, इसको लेस बेसिक बना देगा। और ये CHO ग्रुप क्या है, ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा एंड माइनस आई लगाएगा, ये भी माइनस एम लगाएगा माइनस आई लगाएगा। इस हिसाब से क्या कर रहे हैं लोग, ये नाइट्रोजन के लोन पेयर को अपने तरफ से खींच ले रहे हैं। बट ये मिथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड के बगल है, हाइपर कंजुगेशन और प्लस इंडक्टिव, प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट लगाएगा। बट इतना दूर से इंडक्टिव इफेक्ट हम कंसिडर नहीं करते, तो हाइपर कंजुगेशन कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को कम करने वाला है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन कम करने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन देने वाला हो, तो मतलब सबसे ज्यादा फोर्थ बेसिक होगा। एंड फर्स्ट में ना तो लेने वाला ना तो देने वाला, मतलब सब देखो इन दोनों केस में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेने, मतलब इलेक्ट्रॉन को कम कर देने, लेकिन फर्स्ट केस में ऐसा कुछ नहीं, मतलब उसके बाद फर्स्ट बेसिक होगा। अब इन दोनों में नोटिस करना ज्यादा माइनस इफेक्ट किसका होता है, तो NO2 ग्रुप को होता है माइनस इफेक्ट ज्यादा होता है देन CH2 ग्रुप। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ये करेगा, तो मतलब ये सबसे कम बेसिक रहेगा, सबसे कम बेसिक रहेगा सेकंड, उससे पहले क्या रहेगा, उससे पहले रहेगा थर्ड। ये हो गया आपका बेसिसिटी का ऑर्डर, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, ऐसा ऑप्शन थर्ड में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीन क्वेश्चन जो है एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। ये क्वेश्चन काफी आजकल आ रहा है ट्रेंड में एरोमेटिक कंपाउंड से, तो इसको बहुत इजी सिंपल से एक रूल है, हाकल रूल होता है, ठीक है। हकल हकल्स रूल। तो उसमें क्या, आपको बहुत सारा रूल है, बहुत बड़ा रूल है, सिंपल से इतनी बात याद रखना है। कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक होना है, तो वो तो पहली बार साइक्लिक होगा ही होगा, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा। अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक होना है, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, मतलब सारे कार्बन sp2 ऑक्साइड, साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, प्लस प्लस 4n+2 रूल फॉलो करेगा। अभी आप बोलेंगे 4n+2 रूल क्या है, तो सिंपली क्या है, एन एन बराबर क्या रखो, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रखो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। हम ये सब चीजें नहीं याद रखते हैं, हम बस याद करेंगे कोई कंपाउंड एरोमेटिक होने के लिए क्या क्राइटेरिया फिल करता है, हम जितना बात याद रखेंगे, कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, प्लस कंपाउंड में पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो ऑड हो, क्या हो, ऑड हो, पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो, ऑड हो। अगर ऑड है तो एरोमेटिक, तो अगर इवन है तो वो तो एंटी हो सकता है, और नॉन एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है, इतना बात याद रखेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड रहेगा तो एरोमेटिक, ठीक है। पूछा है इसमें हुई चार सो एरोमेटिक करेक्ट, साइक्लिक है, प्लेनर है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, एक दो है, ये तो इवन है, मतलब ये तो, ये नहीं है एरोमेटिक। इसमें देखो एक दो, नेगेटिव चार्ज इससे भी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कंप्लीट करते हैं। इसमें तीन है, तीन क्या है, ऑड है, मतलब एरोमेटिक है। इसमें देखो एक दो, ये भी ऑड है, मतलब ये भी एरोमेटिक नहीं है। इसमें देखो एक दो तीन, आई बोले सर तीन बॉन्ड है, तीन तीन पाई बॉन्ड है, मतलब ये भी तो एरोमेटिक होगा। बट भाई साहब यहाँ नोटिस करो, मैंने बोला था सारा कार्बन प्लेनर होना चाहिए, यहाँ पे तो sp3 मतलब क्या, नॉन प्लेनर है, तो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, तो मतलब कि ये नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। ऐसे बोला व्हिच अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कंपाउंड इज, तो ठीक है, और हमें काउंट करना है, देखो यहाँ पे एक है और नेगेटिव चार्ज एक, मतलब दो पाई बॉन्ड है, ये तो इवन है, मतलब एरोमेटिक नहीं है। इसमें भी देखो एक दो पाई बॉन्ड है, मतलब इवन है, ये भी एरोमेटिक नहीं है। इसमें देखो एक दो है, ये भी इवन है, मतलब एरोमेटिक नहीं है। इसमें देखो एक है, एक पाई बॉन्ड है, ये तो प्लस चार्ज है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो मतलब और प्लेनर भी है, मतलब एक है, ऑड है, मतलब एरोमेटिक है, तो हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब पूछा है व्हिच आर द फॉलोइंग इज एंटी एरोमेटिक, तो मैंने बोला था जिसमें इवन है वो एंटी एरोमेटिक होता है। बट कुछ केस में कुछ केस में नॉन एरोमेटिक होता है, जहां नॉन एरोमेटिक केस होगा वो मैं सिखाऊंगा। इसमें बोला एंटी एरोमेटिक, तो देखो इस केस में देखो एक दो तीन, ये तो एरोमेटिक हो गया। अभी बोले सर नाइट्रोजन का लोन पेयर भी कंसीडर करिए,
अरे भाई प्रीडियम जो नाइट्रोजन लोन पेयर होता है ना परपेंडिकुलर होता है, तो ये लोन पेयर इसमें इस रिंग में नहीं जाता है। इसी वजह से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर जो होता है फ्री होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए। इसीलिए हम अगर इसे इसे लोन पेयर को भी एक पाई वन करते हैं तो चार करते हैं। बट ये परपेंडिकुलर होता है, ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसलिए हम तीन बाई तीन करते हैं। तीन क्या होता है? और मतलब क्या, एरोमेटिक। इसमें देखो एक दो प्लस सल्फर का एक लोन पेयर जो होता है पार्टिसिपेट करता है, एक लोन पेयर एंटी। अगर जैसे एक लोन पेयर इधर साइड है तो एक लोन पेयर इधर होता है, तो ये पार्टिसिपेट करना है, ये आउट ऑफ प्लेन होता है। तो ये इसमें से एक लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है, एक आउट ऑफ प्लेन होता है, मतलब कि थ्री पाई वन होता है। थ्री पाई हो गया क्या, और मतलब क्या, एरोमेटिक। इसमें देखो एक दो, दो पाई वन है, ये तो इवन हो गया, मतलब ये तो इवन क्या होगा, इवन जो होगा एंटी एरोमेटिक होगा, ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। तो हमारा आंसर था एंटी एरोमेटिक, तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। अभी बोलिए सर, ये देखिए थर्ड में भी तो इवन है, एक दो तीन चार, ये भी इवन है, मतलब ये भी एंटी एरोमेटिक है। नहीं भाई, यही तो एक्सेप्शन है, इसी को तो ध्यान में रखना है। ये इसका अलग ही कहानी है। क्या कहानी है? अलग कहानी है। इसके लिए हम थोड़ा सा कहानी बनाते हैं। इसमें इवन पाई बॉन्ड है, बट इसको आपको याद रखना है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाता है, कैसे? ऐसे होता है, टब शेप होता है। तो ये टाइप का प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये अगर प्लेनर नहीं है, प्लेनर ही नहीं है, देखो एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का कुछ रूल कॉमन है। पहला रूल कॉमन क्या है? कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ये सब एंटी एरोमेटिक एंड एरोमेटिक का रूल है। और एरोमेटिक के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? और होना चाहिए। एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। और एंटी के लिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर इसमें भी तो इवन है, बट भाई साहब एक बात भूल गए, एंटी एरोमेटिक बोला है कंपाउंड शुड बी प्लेनर, यहाँ पे कंपाउंड प्लेनर नहीं है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक। समझ में आया? समझ में आना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी कोई पूछे, कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक हो, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, देन एंटी एरोमेटिक। ठीक है, याद रखेंगे, बिल्कुल याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोलना है कोई इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल हो यहाँ पे, उसको इन चारों में से कोई अगर अटैक करना हो, किसी को इस पे अटैक करना हो, इस पे कुछ, मान लो इस पे, मान लो NO2 ग्रुप हो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से ये है, इस पे इसको सब्स्टिट्यूट करना हो, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? बात समझे नहीं आप? देखिए सिंपल सी बात है, कोई इलेक्ट्रोफाइल है, उस इलेक्ट्रोफाइल के साथ सबसे फास्ट कौन रिएक्ट करेगा, उसका रेट ऑफ ऑर्डर सबसे फास्ट होगा। तो फास्ट कौन रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या, जो उस पर अटैक करने वाला होगा वो बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो देखो ए में क्या है, बेंजीन के साथ NO2 ग्रुप है, तो माइनस एम लगाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है। यहाँ पे Cl है, क्या है, माइनस एम इफेक्ट लगेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच नहीं, बट यहाँ पे CH3 टॉलन है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट का हाइपर कंजुगेशन लगेगा, मतलब ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक का रेट ऑफ इलेक्ट्रोसिटी कितना हो जाएगा? सी का होगा, सबसे ज्यादा सी का होगा, फिर डी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। सी डी बी ए, ऐसा ऑप्शन ये दिया है। समझ में आया क्यों? बिल्कुल समझ में आ जाए, जो इलेक्ट्रॉन रिच रहेगा वो इलेक्ट्रोफाइल पे इजिली अटैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव फॉर SN1 रिएक्शन। आपको सिंपली बताना है कौन सा SN1 रिएक्शन के लिए मोस्ट रिएक्टिव हुआ। तो अभी आप बोलेंगे सर ये तो अजीब क्वेश्चन है। कुछ नहीं है अजीब, बहुत सिंपल सा है। SN1 में क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, सबका कार्बोकैटायन बना लो, जो कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होगा सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक है, सबका बनाते हैं। अगर यहाँ पे Br निकलता क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे Br निकला क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे Br निकलता क्या? प्लस चार्ज हो जाएगा। यहाँ पे Br निकला प्लस चार्ज।
आप नोटिस करेंगे ये सब सबके साथ सेम है, डिफरेंस कहाँ हुआ, यहाँ पे डिफरेंस। ये नोट क्या होगा, माइनस इफेक्ट लगाएगा मतलब प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा, माइनस यह इफेक्ट लगाएगा मतलब प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा, प्लस चार्ज को अनस्टेबल करेगा। ये तो पॉजिटिव चार्ज है, उसमें माइनस इफेक्ट लगा रहे हो, क्या कर रहे हो उसको, तो ये उस पे इलेक्ट्रॉन और अपनी तरफ से खींच ले रहे हो, मतलब उसे अनस्टेबल कर रहे हो। तो भाई NO2 और CN क्या करेंगे, तो सबसे बेकार कर देंगे, बात ही खत्म कर देंगे, उसका स्टेबिलिटी की माँ बहन कर देंगे। ठीक है। बट अगर OCH3 है, O के पास लोन पेयर है, ये तो प्लस एम इफेक्ट लगा सकता है, और प्लस एम लगा के क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा, पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बन का आयन कौन होगा, फर्स्ट होगा, देन फोर्थ होगा, देन थर्ड होगा, देन सेकंड होगा। तो सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट, देन फोर्थ, देन थर्ड, देन सेकंड। समझ में आया, समझ में आया है कि नहीं, समझ में आना चाहिए। सिंपली सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल है, उसी को डिफरेंट लैंग्वेज में पूछ लिया है कि भाई मोल से कौन सा रिएक्टिव है, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम। तो सबका कार्बोकेटाइन बनाओ, जो कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा मोस्ट। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले थोड़ा पानी पीते हैं। ठीक है, पानी हो गया। अभी बोल रहा है, अभी ये वाला रिएक्शन सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। और याद रखिए ये सब क्वेश्चन नीट के हैं, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ाया जा रहा हूँ आप लोग पढ़े जा रहे हैं, ये सब नीट में आए हुए क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है, मैं सारा ट्रेंड लेके क्वेश्चन बनाया हूँ, ऐसा नहीं मैं कहीं से भी उठा लाया हूँ। ठीक है, आप लोग को बहुत सीरियस लेके क्वेश्चन सॉल्व करना है। व्हिच रिएक्शन इज लीस्ट फिजिबल, मतलब कौन सा रिएक्शन बहुत ही कम फिजिबल है, बहुत पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा रिएक्शन ढूंढना है। देखो, ये एकदम एनसीईआरटी से उठाया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का छापा छापा क्वेश्चन है। देखो सिंपली क्या है, बेंजीन से क्लोरीन निकाल रहे हो, क्या ये आसानी से हो जाएगा, आप बताइए। क्लोरीन के पास क्या होता है, क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। तो ये दिख रहा है सिंगल बॉन्ड, पर एक टाइप की पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है। और पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, मतलब यहाँ से क्लोरीन हटाना इतना इजी नहीं होगा जितना इजी लगता है। अगर क्लोरीन हटाना है तो सिंपली बहुत ज्यादा माइनस, क्या नाम, बहुत ज्यादा ऐसा कोई ग्रुप लाओ जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को पुल करे, उसे सिंगल बॉन्ड को थोड़ा सा, इस बॉन्ड को थोड़ा कमजोर करे। अगर सीएल वाला बांड को, वहां पे सीएल का बांड हटाना, ओएच लगाना है, मतलब सीएल का बांड तोड़ना है। अगर ये सीएल का बांड तोड़ना मतलब क्या, सीएल बांड को कमजोर करो। और सीएल बांड कमजोर कैसे करोगे, कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन को पुश करे, जो डबल बांड बन रहा है लोन पे वजह से। अगर ये लोन पेयर ही नहीं रहेगा तो डबल बांड कहाँ से बनेगा, और अगर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, अगर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो इलेक्ट्रॉन इजीली चला जाएगा। तो ऐसा कोई ग्रुप लाओ। ठीक है, यहाँ पे NO2 ग्रुप है, यहाँ पे दो NO2 ग्रुप है। तो यहाँ पे Cl को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोन पेयर का पैदल खींच लेगा, यहाँ से Cl इजिली निकल सकता है, तो मतलब यहाँ पे पॉसिबल निकल जाएगा। यहाँ पे भी चलो पॉसिबल इजिली निकल जाएगा। बट इस केस में चलो ठीक है, हाई टेम्परेचर दिए, NaOH दिए, ठीक है निकल गया, यहाँ से भी निकल गया। बट क्या इस केस में कभी Cl निकल पाएगा, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी की बजाय क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन तो रिच ग्रुप है, प्लस एम से इलेक्ट्रॉन को और, बेंजीन को और इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है। बेंजीन जो होगा, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा क्लोरीन के डी इलेक्ट्रॉन में देके इस पार्शियल डबल बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग कर लेगा। नहीं समझे, बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन होगा वो क्लोरीन के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देके जो पार्शियल सिंगल बॉन्ड, इसे जो सिंगल बॉन्ड उसको पार्शियल डबल बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग कर लेगा, मतलब सीएल कभी निकल ही नहीं पाएगा। तो ऐसा ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। सबसे लीस्ट फिजिबल कहाँ है, थर्ड में, तो हमारा आंसर होगा थर्ड। ठीक है, समझ में आइए, एनसीईआरटी का छापा हुआ एग्जाम्पल है, एग्जाम में भी दिया गया है। ठीक है, अभी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बहुत सिली क्वेश्चन है, इसमें कोई केमिस्ट्री है ही नहीं, ये क्वेश्चन बस क्या लगाना है, ब्रेन लगाना है। क्या बोला है, उदय स्ट्रक्चर मेजर प्रोडक्ट, इसका रिएक्शन CN से करा दिया। आप बताओ CN माइनस आयोडीन को रिप्लेस कर सकता है,
अभी पिछले क्वेश्चन में यही बात तो हो रहा था कि यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा, भाई ये सिंगल बॉन्ड है नहीं, ये डबल बॉन्ड का टाइप का है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है कि आयोडीन पास एक डी ऑर्बिटल है और उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन, इनके बीच एक पाई डबल बॉन्ड टाइप बन जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो इसलिए ये बॉन्ड तोड़ना आसानी नहीं, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं अगर बहुत सारा विद्वान ग्रुप लगा दें, ठीक है। बट यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है भाई साहब, अगर यहाँ पे Cl जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा, मतलब CN आएगा, Cl भागेगा, तो बन जाएगा क्या, CH2CN। आई ऐसा जहां दिख रहा वही प्रोडक्ट होगा। यहाँ बोले CN दो जगह आ जाएगा, नहीं। CN यहाँ आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। यहाँ CN आ जाएगा, नहीं। ऐसा ऑप्शन एक में है, ऐसा ऑप्शन फोर्थ है, हमारा आंसर होगा फोर्थ। देखो यहाँ कोई केमिस्ट्री की जरूरत नहीं थी, यहाँ बस बेसिक समझ, बेसिक से लिख दी, जुगाड़ लगा था कि भाई CN ग्रुप आयोडीन जो होता है बेंजीन से जल्दी नहीं हटता जब तक बहुत ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर ये सब नहीं लगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड कितना है? ये देखो नीट 2015 में आया था। तो एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, चार, चार पाई बॉन्ड है। तो एक पाई में दो इलेक्ट्रॉन, चार पाई में क्या, आठ इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा कहाँ है, ऐसा आठ इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर डी हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये नीट 2013 में आया। अभी कोई कोई बोलेगा आइसो, देखो जब एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जिसमें है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक है, जो 11th एनसीईआरटी का है, उसमें देखना एक राइट साइड पे इस पे, वहां पे इसको ये सब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट ग्रुप को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि इसको क्या नाम, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, आपको ये बात याद रखना है। तो आपको सिक्वेंटली देखना, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल मतलब क्या, चार कार्बन होना चाहिए। अब आइसो ग्रुप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको आइसोप्रोपेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपेन बोलते हैं। कितने कार्बन है, चार कार्बन है, इन्हें बोला आइसोब्यूटाइल ग्रुप, एक, दो, तीन, चार कार्बन है, आइसो हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा आंसर हो गया थर्ड, ठीक है, ठीक है। ये हो गया क्या, वन टू थ्री टर्सरी ब्यूटाइल, और ये हो गया वन टू थ्री प्राइमरी ब्यूटाइल, ये हो गया क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, एक दो तीन चार, सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये सब सारे एनसीईआरटी में दिए होंगे हैं। ऐसा नहीं कुछ भी नया कौन सा देखो, लेकिन ये नीट 2013 में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी देखो नीट 2015 में आ चुका, बोला व्हिच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एक्सहिबिट टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होता है, जैसे एसीटोन को पता है, इसमें क्या होगा, एक केच जो क्या करता है, ऐसे आता है और यहाँ पे ओ माइनस बना देता है, अल्कोहल बन जाता है, CH3COH डबल बॉन्ड CS। ये बोलते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, टाटोमेरिज्म शो हो रहा है। क्या हो रहा है, टाटोमेरिज्म शो हो रहा है, कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। तो बताओ यहाँ पे कहाँ पे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म शो कर सकता है। तो आप नोटिस करेंगे जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड जा सकता हो, जैसे कि उसके बगल फ्री हाइड्रोजन हो, तभी हो पाएगा। देखो क्या इसके बगल फ्री हाइड्रोजन है, नहीं है, मतलब यहाँ तो नहीं। बट क्या इसके बगल फ्री हाइड्रोजन है, आई बोलेंगे सर अभी आप देखो, ये वाला हाइड्रोजन क्या कर सकता है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये बनाएगा O माइनस, तो बनेगा क्या, OH, ये बन गया, एक टाइप का टाटोमर हुआ, कीटोइनॉल टाटोमेरिज्म हुआ। तो ये तो टाटोमेरिज्म शो कर सकता है, मतलब थर्ड शो कर सकता है। अब सेकंड केस में आते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन, तो यहाँ पे भी टाटोमेरिज्म शो कर सकता है, बिल्कुल शो कर सकता है, ठीक है। अब इस केस में देखो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है।
अगर यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये क्या कर सकता है, ऐसे कर सकता है, यहाँ पे O माइनस बना सकता है। कीटोन और टॉटोम्यूजियम यहाँ भी होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड सब में कीटोन और टॉटोम्यूजियम होगा। समझ में आया, बहुत सिंपल था। पूरा टॉटोम्यूजियम का कॉन्सेप्ट था, बहुत आसान था। इसके बाद देखो, द टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल द सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, ये टर्सरी ब्यूटाइल, देखो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। देखो सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर से वगैरह भी नीट 2020 में आया, रिसेंटली आया है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन एंड सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कौन ज्यादा स्टेबल है? तो देखो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, जब भी कार्बोकेटाइन की बात हो तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन तीन छः तीन नौ हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पे कितने हैं, तीन दो पाँच दो सात हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? यहाँ पे माइनस इफेक्ट, आई इफेक्ट लगता है, माइनस से नया आना। रिजनेटिंग इफेक्ट की बात है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल। यहाँ पे 9 हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 7। जहाँ पे जितना हाइपर कॉन्जुगेशन है वो उतने स्टेबल है। ठीक है, ये देखो नहीं 2020 में है। ये क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा है हुई ज्यादा फॉलोइंग कार्बोकेटाइन रिस्पेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है? तो सिंपल सी बात, वो कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होगा जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से सबसे ज्यादा दूर रहेगा। अगर किसी पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, वो तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है। हर कोई एक तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसके बाद NO2 लगा दो, NO2 क्या लगाता है, माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट लगाता है। वो इलेक्ट्रॉन को एक तो डिफिशियंट है, उसको और डिफिशियंस कर देगा, गरीब को भिखारी बना देगा। तो ठीक है, गरीब को भिखारी बना देगा। तो इससे बेटर पॉजिटिव चार्ज जितना नाइट्रोजन से NO2 ग्रुप से दूर रहेगा उतना अच्छा स्टेबल होगा। सबसे देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास है, चलो ठीक है। यहाँ यहाँ तो एकदम पास है, यहाँ तो प्लस, यहाँ तो माइनस एम लगाएंगे, यहाँ तो और पास है, यहाँ ही पास है। सबसे ज्यादा दूर कहाँ पे, यहाँ पे। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, यही होगा। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट हाइपर कॉन्जुगेशन अकर। कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन मतलब क्या, जैसे कि मैंने बोला, कार्बोकेटाइन कोई है, उसका उस वाले कार्बनों के उस वाले जिस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन के हाइड्रोजन को छोड़ के उसके बगल वाले कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन, उसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। सेम ऐसा रेडिकल में होता है। अगर यहाँ पे रेडिकल होता तो रेडिकल वाले कार्बन के हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी उसके बगल वाले कार्बन के पास जितने हाइड्रोजन, उसे हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। ठीक है, देखो रेडिकल वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे CH3 है। और इस वाले कार्बन के पास भी यहाँ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ भी नहीं है। अब इधर देखो, यहाँ पे भी कार्बन के डबल, यहाँ पे क्या है, पीएच है, कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है। बट इस वाले कार्बन के पास देखो, यहाँ इस वाले रेडिकल के पास, तो इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है, मतलब केवल थर्ड है जहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ है, फर्स्ट ए। अब बताओ, ये क्वेश्चन नीट 2015 में आया था, ये नीट है, ये क्वेश्चन देखो नीट 2013 में आया है। व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ बेंजाइल कार्बोनियम आयन। कार्बोनियम आयन मतलब क्या, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है। और कार्बन आयन क्या होता है, sp3 होता है। अब कार्बोकेटाइन का sp2 कैसे आया, देख लेते हैं, CH3 प्लस, देख लेते हैं, H H प्लस, एक दो तीन, तीन सिग्मा बॉन्ड। तीन सिग्मा मतलब बॉन्ड मतलब क्या है, sp2, sp2 मतलब क्या, प्लेनर। तो sp2 कहाँ है, ऐसा पहला ऑप्शन है ए। आगे बढ़ गए, हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये कहीं से लिया नहीं गया है, ये एनसीईआरटी से ही काट के उठाया गया है। ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन से उठाया है। ठीक है, यहाँ बोला इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड CH2CH CH दैट डैश द पेयर ऑफ हाइड्रोजन इन द C2 एंड C3। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको आईपीसी भी आनी चाहिए। बोला C2 एंड C3, आप बताओ C2 मैं इसे मानूं कि इसे मानूं।
तो आप याद करिए प्रायोरिटी रूल। प्रायोरिटी रूल के कारण डबल बॉन्ड को हम पहले प्रायोरिटी देंगे, देन ट्रिपल बॉन्ड। पहला प्रायोरिटी इसको देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, सिक्स। सेकंड थर्ड का हाइब्रिडेशन बताना है। सेकंड का क्या है, डबल बॉन्ड के साथ है, मतलब अगर कहीं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो वहाँ sp3 होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा वहाँ sp2 होगा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ sp। तो ये कार्बन का ये डबल बॉन्ड है, मतलब 2 पे क्या होगा, इस पे sp2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो जाएगा। तो 2 एंड 3 1 क्या है, sp2 sp3। ऐसा ऑप्शन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। होमोलिटिक फ्यूजन लीड टू, देखो ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, अगर हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो वहां पे कार्बोकैटायन बनता है, अगर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो वहां पर रेडिकल बनता है। तो फिर रेडिकल कहाँ, ये है। तो अगर होमोलिटिक फ्यूजन होगा तो रेडिकल फॉर्मेशन होगा। अभी आप बोलेंगे सर होमो हेटेरो क्या बकवास करें, कुछ समझ नहीं आया। सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे दो Cl2 है, यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे तोड़े, एक Cl रेडिकल एक Cl रेडिकल, मतलब दोनों Cl के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन आए, मतलब कि यहाँ पे रेडिकल फिर इक्वली होमो, मतलब बराबर बराबर के बराबर बराबर का हो रहा है, तो मतलब यहाँ होमो बोलते हैं। हेट्रो मतलब लाइक HCl, H प्लस Cl माइनस, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, जबकि यहाँ बराबर का हिस्सेदारी है। जहाँ बराबर की हिस्सेदारी होता है उसे हम बोलते हैं फ्री, वहां पे बोलते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। और जहाँ पे बराबर का नहीं होता उसे बोलते हैं हेट्रोलिटिक। और हेट्रोलिटिक के क्लीवेज से बनता है कार्बोकैटायन, जबकि होमोलिटिक से बनता है रेडिकल। ठीक है, समझ आ गया इसका, इसका हुआ रेडिकल, समझा ऐसा हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका आईपीएसी नेम करना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम किसको देंगे, हमेशा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड किसको प्रायोरिटी देंगे, डबल बॉन्ड को देंगे। वन, टू, अब क्या नीचे आ जाऊं, नहीं, ट्रिपल बॉन्ड को हमें नहीं छोड़ना है। थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। सिक्स कार्बन का हमारा होगा, मतलब हेक्स होगा, हेक्स होगा। फिफ्थ तो ऐसा हेप्ट मतलब सात कार्बन का है, मतलब ये तो खत्म, ये भी खत्म। अब बता हेक्स, दो हेक्स बचा है, ठीक है। अब बताओ, टू पे एथाइल है, थ्री पे मेथाइल है, तो सब्स्टिट्यूएंट में जिसका अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको हम पहले लिखते हैं, लाइक एथाइल मेथाइल में पहले कौन आ रहा है, एथाइल आ रहा है सब अल्फाबेटिकली। तो पहले होगा टू एथाइल थ्री मेथाइल, टू एथाइल थ्री मेथाइल, ऐसा ऑप्शन एक ही बार हेक्स, हेक्स, टू मेथाइल, टू एथाइल थ्री मेथाइल हेक्स, वन, वन इन फोर आई। ऐसा स्ट्रक्चर फर्स्ट में हो गया हमारा आंसर पास। आईपीएससी बहुत ईजी है, बस आपको क्या करना, नंबरिंग करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द व्हिच आर द फॉलोइंग पेयर इन एनसीओ। ये भी एक क्वेश्चन हो गया आइसोमेरिज्म का। इनर्शियोमर मतलब क्या, कंपाउंड कायल होगा और एक दूसरे के मिरर इमेज होगा, ठीक है। समझ में आया, सिंपल सी बात है, कोई कंपाउंड अगर कायल है और एक दूसरे के मिरर इमेज है तो उसे इनर्शियोमर बोलते हैं। और डायस्ट्रीमर, कोई कंपाउंड कायरल है बट वो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, उसे डायस्ट्रीमर बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। नहीं है भाई, देखो एक OH क्या है, इस साइड है, एक OH इस साइड है, और इसमें ये दोनों OH सेम साइड है, मतलब ये तो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होता। अगर दोनों OH सेम साइड होंगे फिर हम बात करेंगे हाँ एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब पहला ऑप्शन खत्म। और ये भी इसमें भी सेम यही है, एक OH इस साइड है, एक OH इस साइड है, जबकि इसमें दोनों OH सेम साइड है, तो मिरर इमेज तो बिल्कुल नहीं होंगे, मतलब ये भी खत्म। इसमें देखो, एक OH इस साइड है, एक OH इस साइड है, और इसमें देखो दोनों OH सेम साइड है, ये तो मिरर इमेज है नहीं, मतलब ये भी खत्म। इसमें देखो एक OH इस साइड है, एक OH इस साइड है, इसमें देखो दोनों OH सेम साइड है, मतलब मिरर इमेज है नहीं, मतलब ये भी ऑप्शन खत्म। मिरर इमेज मतलब क्या, देखो इसमें एक OH इस साइड है, इसमें भी एक OH इस साइड है, एक OH डिफरेंट साइड है, एक OH डिफरेंट साइड है। तो हाँ, ये पॉसिबल है, एक दूसरे के मिरर हो सकता है, अभी मैं नहीं बोला है, हो सकते हैं। इसमें देखो, एक OH दूसरे साइड है, एक OH दूसरे साइड है, इसमें भी एक OH दूसरे साइड है, ये भी OH दूसरे, मतलब ये भी मिरर इमेज हो सकता है। अब इसमें देखते हैं, एक OH दूसरे साइड है, एक OH दूसरे साइड है, इसमें दोनों OH एक साइड है, मतलब एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। इम्पॉसिबल है ना। अगर दोनों OH डिफरेंट साइड है तो मतलब इधर भी मिरर इमेज डिफरेंट साइड होना चाहिए ना, कि अगर मिरर में मान लो मेरा नाम सुभाष है,
मिरर में देखेंगे, इमेज में सुभाष ही दिखेगा, वहां कोई मुकेश नहीं दिखेगा, वहां सुभाष ही दिखेगा। तो अगर सुभाष दिखे तो जैसे सिंपल देखो, इसे एक वेज यहाँ पे, एक वेज यहाँ पे है, बट यहाँ दोनों वेज सेम साइड है, मतलब एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। तो हमारा ऑप्शन कौन बनता है? सारा ऑप्शन एलिमिनेट करके हम अपना थर्ड ऑप्शन पे टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ये दूसरे के मिरर इमेज है। ठीक है, दोनों वेज पास, देखो ये मिरर इमेज मतलब क्या, ए वेज दूर जा रहा है, ये भी वो वेज दूर है, ये पास है, ये भी पास है, ये वाला पास है, ये भी पास है, दूर है, मतलब समझ गए ना। कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सिंपल सा, एक दूसरे का मिरर इमेज हो, लाइक मिरर रखने के बाद एक दूसरे को ऐसा दिखे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब बोलना हुई तो डिक्रीजिंग ऑर्डर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? देखो कार्बोनिल ग्रुप के पास बगल बैठा है कार्बोकैटायन, कार्बोनिल ग्रुप क्या लगाता है? माइनस आई इफेक्ट लगाता है, माइनस एम लगाता है। तो ये कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होगा, सबसे अनस्टेबल क्या होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, मतलब सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होगा? थर्ड। और फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड के पास क्या है? यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर दे देके प्लस एम से स्टेबलाइज कर देगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सेकंड, देन फर्स्ट, देन थर्ड। समझ में आया? सेकंड फर्स्ट थर्ड ऐसा ऑप्शन कहाँ है? सेकंड फर्स्ट थर्ड ऐसा ऑप्शन फोर्थ में है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने ऑलमोस्ट 25 से 30 40 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, यही सब कॉन्सेप्ट यूज हुआ, इससे नया कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे, ठीक है। इसमें पूछा द करेक्ट बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ उसका ज्यादा होगा जिसका नाइट्रोजन का लोन पे फ्री होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पे एक तो बेंजीन में जा रहा है, एक तो कार्बोनिल में जा रहा है, मतलब कम फ्री। यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर क्या होगा? कार्बोनिल में जा रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पेयर कहीं नहीं जा रहा, फ्री है। यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन एटलीस्ट बेंजीन में जा रहा है। तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन फ्री कहाँ है? ऐसा थर्ड में है सबसे ज्यादा। तो बेसिक कौन होगा? थर्ड। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? थर्ड एंड फोर्थ, मतलब ये वाला ऑप्शन खत्म, ये वाला खत्म, तो ऐसा बचा थर्ड एंड फोर्थ। अब इस फोर्थ और सेकंड में देखना है। सेकंड का भाई नाइट्रोजन लोन पेयर एक तो कार्बोनिल में जा रहा है, ठीक है। और फोर्थ में देखो, फोर्थ का नाइट्रोजन के लोअर बेंजीन रिंग में जा रहा है। देखो बेंजीन रिंग में जा रहा है, बेंजीन उतना अच्छा सा क्या नाम, माइनस आई इफेक्ट नहीं लगाता, उतने अच्छे से रेजोनेंस नाइट्रोजन लोन पेयर के साथ नहीं करेगा जितना कार्बोनिल करेगा। कार्बोनिल का देखो इसके जस्ट बगल है, एकदम क्लोज में है, इसके पास सिंपटी पाई स्टार है, वहां पे इलेक्ट्रॉन लेके नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मिलेगा, आपको माइनस मिल जाएगा, और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन बहुत ज्यादा स्टेबल है। बट ये लोन पेयर देखे, नेगेटिव चार्ज कार्बन लाना, कार्बन में नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल नहीं जितना ऑक्सीजन भी स्टेबल है। तो मतलब सेकंड का जो होगा सबसे बेकार बेसिक होगा, क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बन में जा रहा। तो थर्ड के बाद किसका आ जाएगा? बेसिक ऑर्डर बोला है ना, थर्ड के बाद आएगा फोर्थ, थर्ड के बाद फोर्थ का है, फिर सेकंड का। फर्स्ट का सबसे खराब क्यों होगा? देखो जो नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है तो कार्बोनिल में आ गया, बचा खुचा लोन पेयर बेंजीन चला गया, बचा ही नहीं, तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या रहेगा? जब नाइट्रोजन का लोन पेयर ही नहीं है, जो लोन पेयर है तो कार्बोनिल से इंटरेक्ट कर रहा है, इधर बेंजीन से इंटरेक्ट कर रहा है, इसका लोन पेयर है ही नहीं, तो क्या बचा? कुछ नहीं बचा। तो क्या ही इलेक्ट्रॉन देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं, वो क्या इलेक्ट्रॉन देगा? सबसे बेकार बेसिक कौन होगा? फर्स्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा फोर। ठीक है, अभी हमने 30 40 क्वेश्चन किया, कॉन्फिडेंस आया? अगर कॉन्फिडेंस आया तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल लिखिए सर मजा आया। इसका नेक्स्ट पार्ट होगा हाइड्रोकार्बन होगा। अगर आप लोग को वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में बहुत मुश्किल नेक्स्ट डे 1 2 दिन के अंदर ले आऊंगा। लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू गाइज।